दोस्तों आज मैं उस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसने कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आजकल अपना डंका बजा रखा है और जिस फिल्म को हर कोई बेहद पसंद कर रहा है और जो कि IMDb पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली फिल्म बन गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म जय भीम की, जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की नंबर 1 फिल्म बनकर सामने आई है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है ये दिखाते हुए कि ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये इंसिडेंट 1995 में चेन्नई में हुआ था। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग जेल के बाहर अपने फैमिली मेम्बर के जेल से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि आज कुछ लोग जेल से छूटने वाले थे। अब दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले कास्ट के बेसिस पर लोअर कास्ट के लोगों को सेपरेट कर रहे होते हैं और सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों को जेल से रिहा कर रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरे एरिया के पुलिस वाले भी आए होते हैं, जिनके पुलिस थाने में कुछ केस पेंडिंग है। ये पुलिस वाले जेलर को कुछ पैसे देकर उन लोअर कास्ट के लोगों को आपस में बांट लेते हैं, ताकि पेंडिंग केसेस में उन्हें फंसा कर वो प्रमोशन पा सकें। इस तरह से बहुत से लोअर कास्ट वाले लोग जेल से रिहा होने के बावजूद फिर से जेल में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद के सीन में कुछ लोअर कास्ट के फील्ड वर्कर को दिखाया जाता है, जो गांव के रसूखदार लोगों के खेतों में मजदूरी और खेतों से चूहे पकड़ने का काम किया करते हैं, क्योंकि चूहे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन फील्ड वर्कर में फिल्म के मेन किरदार राजा कन्नू और सेंगनी हैं, जो कि पति पत्नी हैं। इनकी एक छोटी बेटी है। ये लोग मिट्टी से बने झोपड़ियों में रहते हैं। ज़्यादा बारिश होने पर इनके घर की दीवारें भी टूटती रहती है। राजा कन्नू का हमेशा से यही सपना है कि उसका एक पक्का घर हो, इसलिए राजा कन्नू और सेंगनी थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते रहते हैं। फिर एक दिन गांव के एक रसूखदार अपर कास्ट प्रधान के घर में सांप आ जाता है। अब सांप को पकड़ने के लिए राजा कन्नू को बुलाया जाता है। राजा कन्नू सांप को घर पर यहाँ वहाँ ढूंढता है। इसी दौरान राजा कन्नू को प्रधान की पत्नी की एक ईयररिंग मिलती है। वो उसे ईमानदारी से उसे लौटा देता है। अब सारे घर में देखने के बाद आखिरकार राजा कन्नू को सांप मिल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और फिर उसे जंगल में छोड़ देता है। रोज़ रात के वक्त एक मैत्री नाम की टीचर राजा कन्नू की बस्ती में आकर वहाँ के लोगों और बच्चों को पढ़ाती है। वहाँ बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ बड़े लोग टीचर के साथ हंसी मजाक किया करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस उम्र में पढ़कर वो क्या करेंगे। सेंगिनी अपने मोहल्ले के बच्चों को जड़ी बूटी से जहर बनाने का एंटीडोट बनाना सिखाती रहती है, क्योंकि सेंगिनी को जड़ी बूटियों का काफ़ी अच्छा ज्ञान है। अब सेंगिनी दूसरी बार गर्भवती होती है। ये जानकर राजा कन्नू बहुत खुश होता है। अब राजा कन्नू सोचता है कि अगर वो यही रहा तो अपनी पत्नी और बच्चों को पाल नहीं सकेगा और उसे अपनी फैमिली के लिए घर भी तो बनाना है, जिसके लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए। इसलिए राजा कन्नू अपनी वाइफ को वहीं रखकर खुद किसी दूसरे गांव में चला जाता है ईंट बनाने के काम करने के लिए। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि मैत्री कुछ ऑफिसर से ये डिमांड कर रही होती है कि SC/ST लोगों को भी राशन कार्ड और वोटर ID मिलनी चाहिए, जिस पर गांव का सरपंच मैत्री से कहता है कि ये लोग एक जगह पर नहीं रहते, कभी एक गांव तो कभी दूसरे गांव में रहते हैं। इनको हम कैसे राशन कार्ड दे सकते हैं? वैसे भी इलेक्शन के समय घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने पड़ते हैं। अगर हम लोग इन्हें भी वोट का अधिकार दे देंगे तो क्या हम इनके पैरों में भी पड़ेंगे? इन छोटी जात के लोगों के सामने कौन हाथ जोड़ेगा? इस तरह से वहाँ के हायर ऑफिसर वहाँ के SC/ST लोगों का वोटर ID और राशन कार्ड भी नहीं बनाते। अब एक दिन गांव के प्रधान के घर में चोरी हो जाती है। अब पुलिस वाले वहाँ आकर जांच करने लगते हैं। अब पूछताछ के दौरान SI गुरुमूर्ति प्रधान से पूछता है कि आजकल आपके घर में कोई बाहर से आदमी आया था, क्या आपको किसी पर शक है? ये सुनकर प्रधान की पत्नी पुलिस से कहती है, हाँ, एक दिन सांप को पकड़ने के लिए घर में राजा कन्नू आया था। इसके बाद पुलिस राजा कन्नू के घर जाती है। अब वहाँ तो राजा कन्नू नहीं था, क्योंकि वो किसी दूसरे गांव में काम करने के लिए गया है। घर में तो सिर्फ सेंगिनी और उसकी छोटी बेटी थी। अब पुलिस वाले ज़बरदस्ती घर में घुसकर घर की तलाशी लेने लगते हैं और कुछ पुलिस वाले घर से रुपए भी चुरा लेते हैं। SI गुरुमूर्ति सेंगिनी को बालों से खींचते हुए ले जाता है। वो ये भी नहीं देखता कि सेंगिनी तो गर्भवती है। वो सेंगिनी को गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। इसके बाद के सीन में फिल्म के हीरो सूर्या, जो कि चंद्रू का रोल प्ले कर रहे हैं,
उनको दिखाया जाता है चंद्रू बिना पैसे लिए गरीब लोगों के केस को लड़ता रहता है। वो एक वकील है और उनके हक की आवाज़ को हमेशा उठाता रहता है और आए दिन वो किसी न किसी धरने में भी शामिल रहता है। कुछ दिनों पहले डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो पुलिस वाले पेंडिंग केस को सॉल्व करेंगे उन्हीं का प्रमोशन होगा। इस खबर के बाद बहुत सारे पुलिस वालों ने बहुत बेगुनाह लोअर कास्ट के लोगों को उन केसों में फंसा दिया। अब ऐसा ही एक केस चंद्रू के पास आया था। चंद्रू उस केस को मजबूती से लड़ता है। अब चंद्रू की बातें सुनने के बाद जज पुलिस को ये ऑर्डर देता है कि पिछले 2 हफ्तों में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन कैदियों की फिर से पूछताछ की जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट एक अलग से कमेटी का हायर करे। चंद्रू ज़्यादातर पुलिस वालों द्वारा गरीब कमज़ोर लोगों पर किए जाने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। एक दिन आईजी पेरुमल स्वामी चंद्रू से कहते हैं कि तुम जिस तरह से न्याय के लिए लड़ते हो हम पुलिस वाले भी इसी न्याय के लिए लड़ते हैं। सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते। अब एक दिन चंद्रू किसी स्कूल के एक फंक्शन में गया होता है जहाँ पर बच्चे फ्रीडम फाइटर्स के वेश में प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनमें कोई गांधी, कोई नेहरू तो कोई सुभाष चंद्र बोस बना होता है। जिस पर चंद्रू वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल से पूछता है, गांधी नेहरू जैसे बड़े नेता हैं यहाँ, लेकिन अंबेडकर दिखाई क्यों नहीं देते? जिस पर वो प्रिंसिपल कुछ नहीं बोल पाता और सिर झुकाकर नीचे देखने लगता है। फिल्म का ये सीन यह सवाल भी उठाता है कि महान लोगों के नाम पर सिर्फ गांधी और नेहरू क्यों दिखाए जाते हैं, अंबेडकर को क्यों नहीं दिखाया जाता। अब एक दिन जब चंद्रू किसी प्रोटेस्ट में होता है तो वहाँ चंद्रू से मिलने संगिनी और मैत्री आते हैं। इसके बाद चंद्रू संगिनी और मैत्री को अपने घर ले जाता है और संगिनी का बयान टेप रिकॉर्डर में कैसेट डालकर रिकॉर्ड करने लगता है। चंद्रू संगिनी को कहता है कि संगिनी जो भी कुछ हुआ है सब सच सच बताना, कुछ भी छुपाना मत। अब संगिनी वो सब बताना शुरू करती है जो कुछ भी हुआ था। वो बताती है कि मेरे पति राजा कुन्नू को ढूंढते हुए पुलिस हमारे घर आई, उन्होंने मुझे मारा और मुझे पुलिस थाने ले गई। साथ में उन्होंने मेरे पति राजा कुन्नू के भाई, राजा कुन्नू की बहन और बहन के पति को भी पीटते हुए पुलिस थाने ले गई। अब थाने में ले जाने के बाद उन्होंने सबको बहुत बुरी तरह से जानवरों की तरह पीटा, बहुत टॉर्चर किया। दूसरी तरफ पुलिस वाले वहाँ गए जहाँ राजा कुन्नू ईंटें बनाने का काम करता है। वहाँ वो राजा कुन्नू के बारे में पूछते हैं लेकिन राजा कुन्नू वहाँ नहीं होता। वहाँ का ओनर पुलिस वालों को बताता है कि राजा कुन्नू यहाँ से बिना बताए चला गया। एक्चुअली राजा कुन्नू घर की तरफ ही आ रहा था क्योंकि उसे अपनी वाइफ और बच्चे की बहुत याद आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे पीटने लगते हैं और वो पूछता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन वो लोग उसे पीटते ही रहते हैं लगातार और पुलिस को सौंप देते हैं। अब पुलिस थाने में पुलिस वाले राजा कुन्नू को बहुत पीटते हैं और हद से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उससे कहते हैं कि ये कबूल करो कि तुमने ही चोरी की है। अब जो चोरी राजा कुन्नू ने नहीं की थी वो उसे कैसे कबूल करता। इस वजह से वो पुलिस वाले उसे और ज़्यादा मारते रहते हैं। पुलिस वाले राजा कुन्नू और उसके रिश्तेदारों को बहुत पीटते हैं और उनके जख्मों पर मिर्च भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार यही कह रहे होते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की। अब रात में एक पुलिस वाला सारी हदें पार करते हुए राजा कुन्नू की बहन के कपड़े उतार कर उसे सबके सामने पीटता है। अब दूसरे दिन पुलिस वाले सिर्फ लेडीज़ को ही उनके घर भेजते हैं। अब जिस वक्त संगिनी राजा कुन्नू और अपने बाकी रिलेटिव के लिए खाना लेकर आती है तो उनसे ठीक से खाना खाया भी नहीं जा रहा होता क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें बहुत पीटा था। सांबैया राजा कुन्नू से कहता है कि हम वो चोरी का इल्ज़ाम कबूल कर लेते हैं, जब तक हम जुर्म कबूल नहीं करते तब तक वो हमें ऐसे ही मारते रहेंगे। जिस पर राजा कुन्नू कहता है कि ये चोट के जख्म तो समय के साथ मिट जाएंगे, लेकिन अगर हमने ये चोरी का इल्ज़ाम कबूल कर लिया जो चोरी हमने की भी नहीं है तो ये दाग कैसे मिटेगा, ये हमेशा के लिए हमारे माथे पर चिपक जाएगा। फिर लोग हमें चोर ही कहेंगे। हम अगर मर भी जाएंगे तो ये गुनाह कबूल नहीं करेंगे। बस कुछ और दिन सब्र कर लो। अब एसआई गुरुमूर्ति ये सब सुन के बाहर आता है और राजा कुन्नू को बालों से खींचता हुआ लॉकअप में ले जाता है और दोबारा से पीटने लगता है। अब शाम के वक्त संगिनी प्रधान के घर जाती है। वो प्रधान से विनती करती है कि प्लीज़ आप उन पुलिस वालों से कहिए कि वो मेरे पति को ना मारे। जिस पर वो गांव का प्रधान कहता है कि वैसे भी तेरे पति ने जो चोरी का माल चुराया है उन्हीं पैसों से कोई वकील कर लो। अब रात में एक पुलिस वाला संगिनी के घर आता है और कहता है कि तुम्हारे पति के साथ वो 2 लोग जेल से भाग चुके हैं। अगर वो तीनों तुम्हारे घर आए तो तुम पुलिस को बता देना, उन तीनों को सरेंडर करने के लिए कहना
ये सुनकर सेंगिनी शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद सेंगिनी कम्युनिस्ट पार्टी वालों के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। इसके बाद वो पार्टी के लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट भी करते हैं। इसके बाद एक हायर पुलिस ऑफिसर इनसे मिलकर कहने लगता है कि हम भी उन तीनों को खोज रहे हैं, जैसे ही वो तीनों मिल जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। अब बेचारी सेंगिनी अपनी गर्भवती हालत में भी अपने पति को जगह जगह जाकर ढूंढने की कोशिश करती है। इस तरह अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब चंद्रू को सेंगिनी बता देती है। मैत्री चंद्रू को पुलिस का स्टेटमेंट भी दिखाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि 1995 1 अप्रैल 9:50 पर वो तीनों जेल से भाग गए। उस दौरान सारे पुलिस वाले सो रहे थे, कुछ लोग घर गए थे। फिर जब पुलिस ने ये देखा कि ये तीनों पुलिस लॉकअप से भाग चुके हैं तो पुलिस ने इनकी खोजबीन शुरू की। वो तीनों जेल से भागकर एक डॉक्टर के पास गए, अपने जख्मों का इलाज कराया और एक मेडिकल स्टोर में जाकर कुछ दवाएं खरीदी। इसके बाद उन्होंने एक जगह चाय पी और फिर वो सेठ के पास गए चोरी के सोने को बेचने, और फिर उसे बेचकर वो वहाँ से फ़रार हो गए। ये सब पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में दिया था। इस सब के पुलिस के पास आई विटनेस भी थे। अब चंद्रू इस केस को किस तरह लड़ा जाए इस बारे में सोचने लगता है, क्योंकि ये केस अब तक का सबसे मुश्किल केस होने वाला था। अब चंद्रू काफ़ी सारी बुक्स को भी पढ़ता है, जिससे उसे एक आइडिया आता है। फिर अगले दिन चंद्रू मैत्री और सेंगिनी को अपने घर बुलाकर बताता है कि हम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस डालेंगे। इस लॉ के हिसाब से पुलिस को खुद उन तीनों को ढूंढ के कोर्ट में पेश करना होगा। अब चंद्रू हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन डालता है। अब ये पिटीशन सुनने के बाद गवर्नमेंट लॉयर चंद्रू से कहता है कि ये चोरी करके भागे हुए लोगों के लिए हैबियस कॉर्पस डालना बेवकूफ़ी है। लॉयर चंद्रू ने लोगों की सिंपैथी पाने के लिए इस पिटीशन को दाखिल किया है। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पिटीशन को खारिज कर दें। लेकिन चंद्रू इस केस से रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग दलीलें देता है और कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्ट के साथ सच्चाई को सामने रखता है, जिसके बाद जजेस इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से सुनवाई होती है तो चंद्रू जजेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो आई विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है, लेकिन हैबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग आई विटनेस का क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता। इसके बाद चंद्रू जजेस को केरला के एक केस के बारे में बताता है कि किस तरह से उस केस में क्रॉस एग्जामिन से सच्चाई सामने आई थी। तो इसी तरह इस केस में भी क्रॉस एग्जामिन करने से और चीज़ें निकल कर सामने आएंगी जो अब तक छुपी हुई है। इसके बाद जजेस चंद्रू को क्रॉस एग्जामिन के लिए अलाउ कर देते हैं। अब चंद्रू पुलिस द्वारा बनाए गए सभी आई विटनेस को कटघरे में बुलाकर पूछताछ करता है। अब उन सभी विटनेस के बयान कोर्ट में सुनने के बाद चंद्रू जजेस से कहता है कि पुलिस की रिपोर्ट और ये विटनेस सब झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद उस पुलिस स्टेशन के एरिया में गया था। वहाँ जो पुलिस स्टेशन के पास हॉस्पिटल है वो पुलिस स्टेशन से राइट साइड में है और मेडिकल स्टोर पुलिस स्टेशन के लेफ़्ट साइड में है। यानी अगर कोई हॉस्पिटल से मेडिकल स्टोर जाना चाहे तो उसे पुलिस स्टेशन से होकर ही जाना पड़ेगा। तो जज साहब आप ही बताइए कि वो कैदी पहले हॉस्पिटल गए, फिर पुलिस स्टेशन के सामने वॉक करते हुए आराम से मेडिकल स्टोर गए और फिर भाग गए। पुलिस की इस थ्योरी में कुछ भी लॉजिक नहीं है। ये एक पुलिस द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। इससे ये बात बिल्कुल साफ साबित होती है कि पुलिस की रिपोर्ट और पुलिस द्वारा बनाए गए गवाह सब झूठे हैं। इसके बाद वो सभी विटनेस भी कोर्ट के सामने सच बोल देते हैं कि पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा कहने को कहा था। इसके बाद जजेस उन गवाहों को झूठ बोलने के जुर्म में जेल भेज देते हैं और पुलिस वालों पर इंक्वायरी बिठा देते हैं और 10 दिन बाद कोर्ट अगली सुनवाई रखती है। इसके बाद एसआई गुरुमूर्ति और बाकी पुलिस वाले बड़े लॉयर राम मोहन से मिलते हैं। अब अगर पुलिस वाले इस केस को हार गए तो पुलिस की बदनामी होगी और साथ में ही गवर्नमेंट की भी छवि खराब होगी। इसलिए राम मोहन खुद इस केस को लड़ने का फैसला करता है। इसी तरह पुलिस वाले गांव के प्रधान को भी कहते हैं कि वो सेंगिनी को ये केस वापस लेने के लिए दबाव डाले। इसके बाद प्रधान सेंगिनी को अपने घर बुलाता है और केस को वापस लेने का दबाव बनाने लगता है। वो उनके घरों को जलाने की धमकी भी देता है, लेकिन सेंगिनी प्रधान से ना डरते हुए उसे मना कर देती है। फिर एक दिन पुलिस वाले सेंगिनी की बेटी को ज़बरदस्ती उठाकर उसे पुलिस स्टेशन ला जाते हैं। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए जब सेंगिनी पुलिस स्टेशन आती है तो एसआई गुरुमूर्ति उसे थप्पड़ मारता है और उसे केस वापस लेने के लिए कहता है।
अब क्योंकि संगिनी ने पुलिस स्टेशन आने से पहले चंद्रू से फ़ोन पर बात करके उसे सब बताया था, तो इसलिए चंद्रू जज के पास जाकर ये सब बताता है। जिसके बाद जज डीजीपी को कॉल करता है। फिर डीजीपी एसआई गुरुमूर्ति को कॉल करके उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम फ़ौरन संगिनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ो। लेकिन संगिनी पुलिस वालों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी उनकी गाड़ी में नहीं बैठती और वो पुलिस वाले गाड़ी लेकर संगिनी के पीछे घूमते रहते हैं और संगिनी से गाड़ी में बैठने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन संगिनी बस पकड़कर अपने घर चली जाती है। इसके बाद जब कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है तो वकील राममोहन वरदराजू को कटघरे में बुलाता है, जो राइस मिल का ओनर होता है। वो बताता है कि एक दिन संभया ने वरदराजू को फ़ोन करके बताया था कि सर मैं संभया बोल रहा हूँ, हम तीनों ठीक हैं, ये बात आप हमारे घर वालों को बता देना प्लीज़। इसके बाद राममोहन जज से कहता है कि वो तीनों भागे हुए चोर हैं। जज साहब, उन तीनों पर हैबियस कॉर्पस लगाना ठीक नहीं है और वैसे भी पुलिस उनकी तलाश कर ही रही है। इसके बाद चंद्रू जज से अगली डेट मांगता है क्योंकि इसके बारे में उसे संगिनी ने कुछ भी नहीं बताया था। फिर जज साहब केस की सुनवाई की अगली डेट दे देते हैं। अब मैत्री चंद्रू को बताती है कि मैं हर रोज़ उनके मोहल्ले में पढ़ाने जाती हूँ। उन तीनों को नंबर पढ़ने नहीं आते थे, तो वो कैसे नंबर्स को डायल कर सकते हैं। ये सुनने के बाद चंद्रू उस दिन के सारे कॉल रिकॉर्ड को चेक करता है जो वरदराजू को आए थे। अब इन कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने पर चंद्रू को ये पता चलता है कि वरदराजू को वो कॉल केरला से आया था। इसके बाद चंद्रू संगिनी और उसकी बेटी के साथ केरला जाता है। अब जिस एरिया से कॉल आया था वो वहाँ उन तीनों की खोजबीन करते हैं। वहाँ वो लोगों से उन तीनों के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को उन तीनों के बारे में कुछ पता नहीं होता, किसी ने उन्हें नहीं देखा होता, वो तीनों केरला में भी नहीं होते। इसके बाद केस की सुनवाई का दिन आता है। इस बार चंद्रू केरला के एक फ़ोन बूथ वाले आदमी को कटघरे में बुलाता है। वो आदमी बताता है कि एक दिन जब वो काम कर रहा था तो एक साथ 3-4 लोग फ़ोन बूथ के अंदर चले गए थे। उनको बाहर निकालने के लिए जब वो आदमी फ़ोन बूथ के पास गया तो उसके पास एक पुलिस वाला आकर उस फ़ोन बूथ वाले आदमी से कहता है कि हम तमिलनाडु की पुलिस हैं, केस की इंक्वायरी कर रहे हैं, काम पूरा होते ही हम चले जाएंगे, तुम अपना काम करो। ये बोलकर वो फ़ोन बूथ का मालिक उन तीनों पुलिस वालों को पहचान लेता है। इसके बाद चंद्रू गुरुमूर्ति को कटघरे में बुलाता है। अब एसआई गुरुमूर्ति चंद्रू के सवालों में इस तरह से फंसता है कि उसे सच बोलना ही पड़ता है। गुरुमूर्ति बताता है कि उन्होंने ही फ़ोन बूथ से राइस मिल मालिक वरदराजू को फ़ोन किया था। इसके बाद चंद्रू जजेस से कहता है कि शुरुआत से ही पुलिस इस केस में झूठ बोलती आ रही है। मुझे राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है मिलॉर्ड, इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। जिस पर जजेस कहते हैं कि इस केस को सीबीआई को देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर वो कुछ और केसेस का हवाला देते हैं जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किए थे और जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद जजेस चंद्रू को कहते हैं कि आप ही किसी पुलिस वाले का नाम बताइए, हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन उस पुलिस वाले को सौंप देंगे। इसके बाद चंद्रू आईजी पेरुमल स्वामी का नाम देता है, जिसे जजेस मान लेते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी लोकल पुलिस से हटाकर आईजी पेरुमल स्वामी को सौंप देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉयर राममोहन को फिक्र होने लगती है क्योंकि सीएम ने राममोहन को एमपी बनाने का वादा किया था। अब अगर राममोहन इस केस को हार जाता है तो उसकी सीट चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आईजी पेरुमल स्वामी उसी पुलिस स्टेशन में जाकर प्रधान के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अब एक दिन चंद्रू आईजी पेरुमल स्वामी से कहता है कि सर, मुझे नहीं लगता कि वो तीनों आज़ाद होकर घूम रहे हैं, बल्कि पुलिस ने ही उन तीनों को कहीं छुपा दिया होगा या फिर किसी और झूठे केस में फंसा लिया होगा। इसके बाद पेरुमल स्वामी हर एक पुलिस स्टेशन में जाकर हर एक केस की फ़ाइल देखते हैं कि रिसेंटली पुलिस ने कौन कौन से केस दर्ज किए हैं और उनमें क्रिमिनल कौन है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान चंद्रू पेरुमल स्वामी को एक फ़ाइल दिखाता है जिसमें ये लिखा था कि केरला और चेन्नई के बीच में एक डेड बॉडी को पाया गया। अब उसमें जो फ़ोटो होती है उसे चंद्रू मैत्री को दिखाता है। अब फ़ोटो देखकर मैत्री राजा कुन्नू को पहचान लेती है। पुलिस वालों ने उसे लावारिस लाश समझकर उसको जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब अपने पति की मौत की खबर जानकर संगिनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
वो बुरी तरह से टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ राम मोहन एसआई गुरुमूर्ति और बाकी पुलिस वालों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सब सच सच बताओगे ताकि मैं इस केस को सही तरह से लड़ पाऊँ। अब गुरुमूर्ति सब बताता है जो कुछ भी हुआ था। वो बताता है कि राजा कन्नू और उसके दोनों रिलेटिव को उन्होंने बहुत पीटा था और टॉर्चर किया था। वो उन तीनों पर जुल्म कबूल करने का प्रेशर डाल रहे थे। अब बहुत ज़्यादा टॉर्चर की वजह से राजा कन्नू की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस वालों ने राजा कन्नू की लाश को एक वैन में ले जाकर केरला और चेन्नई की बॉर्डर पर फेंक दिया था और वहाँ पर एक ऐसा सीन क्रिएट किया था कि राजा कन्नू की मौत एक एक्सीडेंट लगी। इसके बाद उन्होंने कुछ झूठे गवाह बनाए, जैसे हॉस्पिटल का डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला आदमी, एक चाय वाला आदमी और एक सुनार। अब अगले दिन चंद्रू कोर्ट में एक कांस्टेबल को कटघरे में पूछताछ के लिए बुलाता है और कांस्टेबल से कुछ सवाल पूछता है, जिससे ये पता चलता है कि पुलिस की रिपोर्ट में कॉल की टाइमिंग और पुलिस स्टेशन से की गई आउटगोइंग कॉल रिकॉर्ड दोनों अलग अलग होती है। इसलिए चंद्रू कोर्ट से और स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोर्ट में पेश करने के लिए और 10 दिन का वक्त मांगता है। इसके बाद राम मोहन चंद्रू के पास आता है और इस केस को वापस लेने के लिए कहता है और बदले में वो संगिनी को पैसे भी ऑफ़र करता है, लेकिन चंद्रू ये कहकर मना कर देता है कि मैंने ये केस पैसों के लिए नहीं लड़ा है। मैं चाहता हूँ कि संगिनी को इंसाफ मिले। आज अगर संगिनी को इंसाफ मिलेगा तो कल किसी और को भी मिलेगा। इसके बाद राम मोहन पेरुमल स्वामी के हायर ऑफिसर को कॉल करता है ताकि पेरुमल स्वामी इस केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के फेवर में करे, लेकिन पेरुमल स्वामी ये कहकर मना कर देता है कि वो अपनी ईमानदारी को नहीं बेच सकता। वहीं दूसरी तरफ चंद्रू इस केस से जुड़ी बातों को रिमाइंड कर रहा होता है। चंद्रू को ये लग रहा होता है कि वो ज़रूर कुछ मिस कर रहा है। तभी चंद्रू को उस फ़ोन बूथ वाले आदमी की बात याद आती है। उसने कहा था कि फ़ोन बूथ में करीबन 3 से 4 लोग थे। इसका मतलब पुलिस के साथ वहाँ संभया या बुच्ची बाबू थे। चंद्रू पेरुमल स्वामी को बताता है कि मुझे शक है कि उन्हें पुलिस वालों ने ही कहीं छुपाया है। अब पेरुमल स्वामी, चंद्रू और मैत्री उन पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहां पहले गुरुमूर्ति की पोस्टिंग थी। अब बहुत से पुलिस स्टेशन चेक करने के बाद आखिरकार उन्हें संभया और बुच्ची बाबू दोनों मिल जाते हैं, जिन्हें मैत्री पहचान लेती है। गुरुमूर्ति ने संभया और बुच्ची बाबू पर कोई और केस डालकर उन्हें किसी जेल में डलवाया था। अब अगले दिन चंद्रू बुच्ची बाबू और संभया को कोर्ट के सामने पेश करता है और उन्हें वो सब बताने को कहता है जो उस दिन हुआ था। अब बुच्ची बाबू बताता है कि पुलिस के टॉर्चर की वजह से संभया बेहोश हो गया था और राजा कन्नू की मौत हो गई थी। वो दोनों हिल नहीं रहे थे। इसके बाद संभया पुलिस को आवाज़ लगाकर बुलाता है। अब पुलिस वाले ये देखने के लिए कि ये दोनों जिंदा हैं या नहीं, उनकी आंखों में मिर्ची डालते हैं। अब क्योंकि संभया बेहोश हो गया था तो वो होश में आ जाता है, लेकिन राजा कन्नू की तो मौत हो गई थी, इसलिए वो होश में नहीं आता। इसके बाद पुलिस वालों ने राजा कन्नू की लाश को किसी सड़क पर फेंक दिया था। इसके बाद चंद्रू राजा कन्नू के पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कोर्ट के सामने बताता है कि दिल पर ज़्यादा जख्म की वजह से राजा कन्नू की मौत हुई। अब ये जख्म पुलिस के पीटने या एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन राजा कन्नू की आंखों में मिर्ची का पाउडर मिला था और ये मिर्च का पाउडर राजा कन्नू की मौत के बाद डाला गया। इसके बाद चंद्रू पेरुमल स्वामी को बुलाता है। पेरुमल स्वामी कोर्ट के सामने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करता है। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस प्रधान के घर में 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। एक तो राजा कन्नू, जो कि उस दिन सांप पकड़ने आया था, और दूसरा चोर। उस दिन जब गुरुमूर्ति ने इन्वेस्टिगेशन की थी तो उसे चोर का पता चल गया था, लेकिन गुरुमूर्ति ने उस आदमी से रिश्वत लेकर बेकसूर राजा कन्नू, संभया और बुच्ची बाबू को फंसा दिया था। और जहां राजा कन्नू की लाश मिली थी वहां पर गुरुमूर्ति और बाकी पुलिस वालों के फुटप्रिंट्स भी मिले थे और साथ ही वैन के टायर के निशान भी। ये सारे एविडेंस पेरुमल स्वामी अपनी रिपोर्ट के जरिए कोर्ट के सामने पेश करते हैं। इसके बाद कोर्ट गुरुमूर्ति और बाकी पुलिस वालों को जेल भेज देती है और संगिनी को उसके पति की डेथ का कंपनसेशन देने का ऑर्डर देती है और साथ ही कोर्ट गांव में संगिनी को ज़मीन भी देने का ऑर्डर देती है।
कोर्ट आईजी पेरुमल स्वामी द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन को काबिल तारीफ बताती है और संगिनी को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रू की मेहनत की भी कोर्ट सराहना करती है। इसके बाद के सीन में जब चंद्रू संगिनी को ढूंढते हुए कोर्ट से बाहर आता है तो संगिनी चंद्रू को हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है। ये सीन ऑडियंस को बहुत ही इमोशनल कर देता है। इसके बाद के सीन में चंद्रू को संगिनी के नए घर का रिबन काटते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद इस रियल इंसिडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को दिखाया जाता है, क्योंकि ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्म है और साथ ही लॉयर चंद्रू के बारे में भी बताया जाता है। और फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो के साथ जय भीम का मतलब भी समझाया जाता है। जय भीम का मतलब है प्रकाश, जय भीम का मतलब है प्यार, जय भीम का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर आना, जय भीम का मतलब है करोड़ों लोगों की आंसुओं की बूंद। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।